दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत सॉल्यूशन क्रिएट होना चाहिए, और अगर सॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपकी तैयारी उस लेवल की है नहीं, आप अभी बहुत पीछे चल रहे हो, मीलों दूर पीछे चल रहे हो सिलेक्शन से। क्योंकि आप जब देखेंगे ना, जो बच्चे ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। परसेंटेज एक वो टॉपिक है जो किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन इस पैटर्न से, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक ठाक। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, और परसेंटेज की आज ये मुझे लगता है कि क्लास नंबर 3 होगी। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन या जितने भी वेराइटीज मैंने आपको करवाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे वो कमेंट में अपना बता दे कि ये समस्या आ रही है। किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल का करने का क्या पैटर्न है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, उसने बोला है कि एक वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है। जैसे ही परसेंटेज वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। 5 था, कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। चौथे साल, यदि तीसरे और चौथे साल के अंत में उसकी कीमतों का अंतर, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा? तीसरे साल यही हो जाएगी। तीसरे साल और चौथे साल के अंत में अगर 3 साल की बात करी जाए तो ये 125, और ये कितना हो जाएगा? 216। 3 साल के अंत में उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 216। 3 साल के अंत में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 216 होगी। इसका डायरेक्ट 20% अगर आप निकालेंगे, इसका अगर 20% इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका जब आप 20% निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ कि इसका 20% का मतलब कितना? 1/5 हुआ। और अगर 1/5 हुआ तो 20% 1/5, देखो 5 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 5 चौको 20, और 5 और 3 15, और 5 दूनी 10, 43.2 रुपए और आ जाएगी। उसने बोला तो यही था, यदि तीसरे वर्ष और चौथे साल के अंत में उसकी कीमतों का अंतर, तीसरे साल अगर वैल्यू 216 है, तो चौथे साल जो वैल्यू आएगी और दोनों का जब अंतर करोगे तो ये 43.2, यही तो अंतर होगा। ये बात कितनी लोग समझ पाए और कितने लोग नहीं समझ पाए? ये बात क्लियर हो गई कि अंतर क्या होगा? 43.2 ही तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर होगा। अगर तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर आपको पता चल गया, 43.2 की वैल्यू जो उसने दी थी वो 259.20 दी थी। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहां तक कोई डाउट? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई थी कि एक की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। चलिए, ये आ गया। एक बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बराबर कितना आ गया? 6। अगर एक बराबर 6 आ गया, तो तीसरे वर्ष के अंत में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी तीसरे वर्ष के अंत में, तो 216 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 16 सिक्का 96, 1296। ये कितनी, कौन सी वैल्यू है? तीसरे वर्ष के अंत में। ये वैल्यू कब आ गई? तीसरे वर्ष के अंत में। अगर मैं आपसे बोलूं कितनी आएगी, तो 216 थी, तो 216 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 1296। लेकिन ये जो तीसरे वर्ष के अंत में उसने पूछा क्या था? दूसरे साल के अंत में उसकी कीमत का 40% क्या होगा? तो दूसरे साल के अंत में ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? ये वैल्यू, ये देखो, ये जो 1296 है, ये दूसरे वर्ष में 20% बढ़ गई होगी। तो अब ये वैल्यू जो आ गई वो किसकी आ गई? दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष के अंत में आ गई। अगर ये दूसरे वर्ष के अंत में आ गई तो 1296/120, इसका 40% आपसे पूछ लिया, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ये 40 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। 3 का इधर भाग दोगे तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो 432 इस सवाल का सही उत्तर होगा। उसने क्या पूछा था कि कीमत 40% कितनी होगी? दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत 40, दूसरे साल के अंत में उसकी कीमत का 40% क्या होगा, ये उसने पूछा था। यहां तक कोई डाउट? तो इस सवाल का अगर सही आंसर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 432। 432 इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? बी। एक तो ये ले लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे बोलूं कि ये सवाल इस तरह से करना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑप्शन अगर आप इसके देखेंगे तो ऑप्शन भी इस सवाल के वैसे ही दिए गए हैं। मैंने क्या बोला, मैं ये सोच रहा था कि अगर इसको ऑप्शन से किया जाए कि दूसरे साल के अंत में उसकी कीमत का 40% कितना होगा, दूसरे साल के अंत में। और दूसरे साल के अंत में अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दूसरे साल के अंत में, वो कितनी होनी चाहिए थी, 36। दूसरे साल के अंत में अगर मैं आपसे बोलूं कि वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि सर दूसरे साल के अंत में 25 अगर होगी तो 36 हो जाएगी। तो दूसरे साल के अंत में अगर 25 वैल्यू है तो 36 हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि जो भी फैक्टर आएगा वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, क्या ये 6 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये 6 6 36, 6 चौको 24, ये 6 से डिविजिबल है। ये 6 7 42 और ये वाला 6 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन बच रहा 384 और 432। लेकिन दूसरे साल जो वैल्यू आ रही है वो 36 की डिविजिबिलिटी होगी, ना कि 6 की डिविजिबिलिटी। तो 36 की डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो केवल व केवल ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आप बिना देखे, अगर मतलब बिना कैलकुलेशन के अगर आप इस सवाल को करना चाहो कि सर इस सवाल का मैं, देखो जरा मैं समझाता हूं यहां पे कि 20% का अगर इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू 5 थी, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर ये अगले साल वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वैल्यू अगर 5 होगी तो 5 से 6, 2 वर्ष में अगर 25 रुपए है तो वो उसकी कीमत कितनी हो जानी चाहिए, 36 हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 की कीमत 36 में कन्वर्ट हो जाएगी 2 साल में, अगर 20% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो। अब संख्या कुछ भी आए, मैं कह रहा हूं कि संख्या कोई भी वैल्यू आएगी संख्या, तो वो 2 साल के अंत में जो भी वैल्यू आएगी वो 36 का मल्टीपल फैक्टर होगा या नहीं होगा। और अगर ये 36 का मल्टीपल फैक्टर होगा, उसने पूछा कि इसका 40% क्या होना चाहिए, तो 40% ये होगा। तो जो भी उत्तर आना होगा वो उत्तर 36 का मल्टीपल फैक्टर होगा। जो भी आंसर आएगा वो 36 का मल्टीपल फैक्टर होगा कि नहीं होगा। और 36 का मल्टीपल फैक्टर अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन में 36 का मल्टीपल फैक्टर आपके पास सिर्फ एक विकल्प दिया गया था, और वो कितना था, 432। देख लो, 36 1 36, 7 72, 36 2 72, 432। तो अगर आप चाहो तो ये वाली अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया कि ऑप्शन से अगर आप इस सवाल को चेक करना चाहो तो ऑप्शन से इस सवाल को चेक करने का ये बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, बताओ जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है, सुधा ने अपनी महीने की कमाई का 12% एक अनाथालय में दान देने का फैसला किया। दान देने वाले दिन क्या हुआ कि उसने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है, उसने क्या किया, अपना इरादा बदल दिया। यहां पे ये एक लाइन अपने काम की लिखी हुई है। ठीक है, उसने इरादा बदल दिया। फिर कह रहा है कि और रुपीस 4800 दान दिए, जो कि उसके पहले सोचे गए दान का 80% था। बस यहां से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी और कुछ ज्यादा इस सवाल में करने की जरूरत है नहीं। देखो क्या कह रहा है, उसने क्या बोला कि उसको 12% अपनी कमाई का अनाथालय में दान देना था, लेकिन दान देने गई तो उसकी क्या हुई, सोच बदल गई। और जो उसने सोचा था, पहले जो सोचा था, सोचे गए दान का 80% उसकी 80% उसने दान कर दिया। पहले क्या मैं इस सवाल को मौखिक रूप से बता दूं कि इस सवाल का मौखिक आंसर क्या होना चाहिए। देखो ऑप्शन क्या क्या इसके बन सकते हैं। उसने बोला कि उसकी महीने की कमाई का 27% आपको निकालना है। 27% निकालने के लिए ये जो फैक्ट, ये 27% निकालने के, कोई भी संख्या में 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 का फैक्टर होना चाहिए। या डायरेक्ट अगर आप 27 का चेक करना चाह रहे हो, देखो पहले तो मैं 9 की बात करूंगा, लेकिन 9 से क्या है, 9 9 5 3 8 1 9 9 4 3 7 2 9 4 4 8 और 1 9 5 3 8 और 1 9 9 से चारों आपकी संख्याएं डिविजिबल है। तो 9 से अगर चारों संख्याएं डिविजिबल है, फिर आप एक काम करो, डायरेक्ट 27 का फैक्टर चेक कर लो कि 27 से डिविजिबल, तो 27 5 135 होता है।
27 दूनी 54, 27 से भी दोनों, 27 से दो संख्या तो मिली गई तो और भी हो सकती है, तो चेक करने की जरूरत है नहीं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सवाल डायरेक्ट आपका फंस जाता है और सीधे आपका इस लाइन से आंसर निकल आता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अगर इस लाइन से आंसर नहीं निकल रहा तो उसने बोल दिया कि 12% उसको दान करना था अपनी इनकम का, 12/100 कर देता हूं मैं, ये परसेंटेज हटा देता हूं। 12% उसको दान करना था। अगर 12% उसको दान करना था तो उसने किया क्या, उसने जो सोचा था उसका 80% दान कर दिया। 80% की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 4/5, और ये किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। फिर उसने पूछा क्या है, पूछा ये कि इसका 27%, ये जो एक्स है, जो इनकम है, उसका 27% क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट 27 का भी यहीं पे ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अलग अलग बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर हो गई। अब देख लो, 12 चौको 48, ये 48 कैंसिल आउट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, 12 चौको 48, 48 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 2, सोचे गए दान का 80% था। ओहो हो, ये तो, ये यहां पे 27 अभी हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि 27% तो निकालना, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 जीरो यहां पे और 2 जीरो यहां पे और 5, 5 के बाद 4 जीरो, 5 के बाद कितना आ गया, 4 जीरो। अब इसका अगर आप चाहो यहां पे 27% आप लिख सकते थे, तो इसका उसने क्या पूछ लिया, 27% क्या होगा, और 27 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 5 135 होता है, तो 135 इस सवाल का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब दीप का पादुकोण, बताया था ना कल। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर था। बात समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया था, 12% उसको दान देना था, 12% का उसका इरादा बदल गया, इरादा बदलने पर उसने क्या किया, 48 रुपए केवल दान दिया। 48 उसने दान दिया तो हुआ क्या कि जो उसने सोचा था उसका 80% था, तो उसका 80% कर दिया, 4800 के बराबर का। उसने बोला है कि जो उसकी मंथली इनकम होगी उसका 27% क्या होगा, तो उसका 27% निकाल दिया। 13,500 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए, चलिए ये है आज की क्लास का अगला। बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अच्छा सवाल है, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है और फिर दोबारा 25% बढ़ा दिया जाता है। देखो एक तो तरीका ये है कि आपको जो बच्चों वाला मेथड सिखाया गया है कि आप क्या करोगे, x + y + z और एक्स वाई और वो सब दुनिया भर का फॉर्मूला है ना, वो आपको बताया गया कि आप उसको लगा दो। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप वो फॉर्मूला ना लगा के 30% बढ़ाया गया फिर 25% कम कर दिया गया। अगर 30% बढ़ाया है तो 30% बढ़ाया गया फिर 25% कम कर दिया गया, तो आप मुझे बताओ 30 - 25 5 आया, 5 आया। देखो एक बार आप लगा दो वो फॉर्मूला जो है 30 और माइनस का 25 और माइनस का 25 और गुणे 30 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 30 और 25 ये आ जाएगा 5 और ये 2500 को 100 और ये कितना आ जाएगा 7.5 माइनस का। तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी 2.5%, मतलब 2.5% वैल्यू को घटाया गया होगा। आगे क्या कह रहा है, फिर दोबारा 25% बढ़ाया जाता है, दोबारा क्या कर दिया जाता है, 25% को बढ़ा दिया जाता है। अब 25% को जब दोबारा बढ़ाओगे तो आप मुझे ये बताओ कि 2.5% तो कम हो जाएगा, तो कमी वाले आंसर तो इसका होगा नहीं, ये वाला आंसर इसका होगा नहीं, ये वाला आंसर इसका होगा नहीं। क्यों, क्योंकि दोबारा बढ़ाया गया है। अगर दोबारा बढ़ाया गया है तो 25 और माइनस 2.5 करोगे तो 22.5 आएगा, 22.5 आएगा कि नहीं आएगा। और 25% का 2.5% अगर आप और निकाल लोगे तो 6% और आएगा। ये देखो उसने क्या बोला, फिर दोबारा 25%, ये सही है ना, पहले 30 को बढ़ाया था फिर 25 को कम किया फिर दोबारा 25 को बढ़ा दिया तो यहां से तो 7.5 ये आ गया होगा, 4 7 28, हाँ ये तो 7.5 आ चुका था, ये 2.5% आ गया। अब 2.5% अगर ये आ गया तो अब 25% आप फिर से बढ़ा दो, तो 25% जब फिर से बढ़ाया जाएगा तो 25 और 22.5 कितना हो जाएगा, 25 और 2.5 कितना हो जाएगा 22.5, और 22.5 के बाद अच्छा पूर्णांक तक बताना है तो 25 25 625 करोगे तो दशमलव का 625 और आएगा।
दशमलव का 6 2 5 और आएगा, इसका मतलब आधा और कम हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या आएगा? बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। देखो कैसे, ये 22.5 आ गया, तो आपने 25% बढ़ाया। आपने क्या किया कि 25% बढ़ाया, तो 25% आपने बढ़ा दिया। इसके बाद 2.5% इसमें से कम करोगे, और फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, या तो आप इसको ओरल कैलकुलेट कर लो। तो इसका क्या हो जाएगा? 25 25 625 हो जाएगा। अगर 25 25 625 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है? 100 और होगा नीचे। तो दशमलव एक अंक पहले दशमलव ऑलरेडी था, तो दशमलव कहां पे लगेगा? यहां पे लग जाएगा दशमलव, यहां पे लग जाएगा। तो मोटा मोटी आप ये देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 3 के बराबर आ रही है। 25 में से 3% कम करोगे तो साढ़े कितना 22% इस सवाल का सही उत्तर होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज तो मैं मौखिक रूप से आपको बता रहा था। इतना तो आप ओरल कर लोगे, 30 माइनस 25। अगर नहीं कर पाते, देखो दूसरा तरीका ये है कि प्लस 25 और माइनस 25 जीरो हो गया, और माइनस का कितना आएगा? एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 625, तो एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है, तो 6.25 और आया। तो 6.25 30 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 24, और इसके बाद 30 का 6% 18, तो 24 में से 2 और कम कर दोगे तो भी 12 आया। 12 इस सवाल 22 आया, तो 22 इस सवाल का सही उत्तर। आंसर कितना आना है? 22 ही आना है। दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो क्या बताया, ये देखो जरा, मैं क्या बताना चाह रहा था। एक बार 25% कम किया, पहले 30% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, और फिर 25% बढ़ा दिया। तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसको कर रहा हूं पहले, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप जानते हो एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है, तो ये माइनस का आएगा, कितना आएगा? 6.25। अब इसको ले लूंगा तो ये 30 है और ये 6.25, तो ये कितना बचेगा? 23.75 बचेगा। और माइनस में कितना और आएगा? 30 का 6% अगर निकालोगे तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 के बराबर आएगी। लगभग वैल्यू मैं बता रहा हूं, तो लगभग वैल्यू जब 2 के बराबर आएगी तो इसका जो मान होगा वो लगभग कितना आ जाएगा? 22%। और वही वो पूछ रहा था कि दशमलव के एक अंक पूर्णांक तक इसका मान बताना है। तो एक अंक पूर्णांक तक मैं अगर आपसे पूछूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे कि लगभग 22% इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। तो 22% इस सवाल का सही उत्तर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो मैंने बी क्लिक किया था वो सही उत्तर इस सवाल का। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये रहा अगला, बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में बैठते हैं, ए को बी से 8 नंबर ज्यादा मिलते हैं और ए के नंबर दोनों के कुल नंबरों का 55% है। ए और बी को क्रमशः कितने नंबर मिले? देखो, ए के नंबर दोनों के कुल नंबरों का 55% है, तो मैं अगर आपसे बोलूं, ए के नंबर, ए और बी के कुल नंबरों के 55% है, तो अगर इसके 100 होंगे तो कुल 100 होंगे दोनों के, तो ए के कितने हो गए? 55 हो गए। समझ गए? कोई दिक्कत? देखो भाई, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों के 100 हैं और जिसमें से ए के 55 आपने लिख दिए ऑलरेडी, तो बी के कितने नंबर होंगे? 45। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब उसने क्या पूछा, कह रहा है कि ए को बी से 8 नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो 8 नंबर अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो वैल्यू 10 की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 8। 10 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 8। तो 100 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 बराबर आप कहोगे सर 80 होना चाहिए। 100 बराबर कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। अब 100 बराबर अगर 80 होगा तो जरा चेक करो कि 80 कहां पे? क्या ये कभी 80 होगा? क्या ये कभी 80 होगा? क्या ये कभी 80 होगा? तो एकमात्र विकल्प आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, खूब खाओ। ए ऑप्शन नंबर ए, 44 और 36 इस सवाल का सही उत्तर है। देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि आप क्या करोगे, 10 बराबर सर 8 निकाल दिया, तो इसका मतलब हम ए की वैल्यू निकालेंगे 8 5 40, 8 5 40, 4 44। क्यों करना भाई? जब 10 बराबर 8 निकाल लिया तो 100 बराबर 80 होगा। अगर 10 बराबर 8 है तो 100 बराबर 80 होगा। 100 बराबर 80, तो ए और बी की जो वैल्यू है वो 100 है। दोनों को जोड़ के ही तो 100 बन रहा है, और अगर दोनों को जोड़ के 100 बन रहा है तो ऑप्शन आप चेक करो जरा कि दोनों को जोड़ के, सॉरी 100 नहीं 80 बन रहा है, दोनों को जोड़ के 80 कहां आ रहा है? 44 और 36 एक ही विकल्प दिया है, तो क्यों हम मेहनत करें 8 5 40, 8 5 40, 4 44 करने की जरूरत है?
मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत है। और 99% बच्चे इस सवाल में क्या करते हैं कि इतना तो कर लेंगे, इतना करने के बाद फिर वही मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इधर क्या करना है इतना सा मल्टीप्लीकेशन करने का? अगर आपको मैथ समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो। 55 है तो 45 होगा, 10 बराबर 8, 100 बराबर 80, दोनों को जोड़ देंगे, 80 केवल व केवल एक ऑप्शन में दिया गया। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल ये है आपके सामने, जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर। देखो मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि पहले आप क्या करोगे कि खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे, तभी यही मैथ को पढ़ने का सही तरीका है। अगर आपने पहली बार में ही हमारा सॉल्यूशन देख लिया तो कोई मतलब निकलेगा? बताओ जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। देखो ए और बी की कुल तनख्वाह 43,000 है। ए अपनी तनख्वाह का 95% खर्च करता है, बी अपनी तनख्वाह का 80% खर्च करता है। फिर वो ये कह रहा है कि यदि दोनों की बचत बराबर है, जो बच्चा सही से पढ़ाई कर रहा होगा उसके दिमाग में आ गया होगा कि सर इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। दोनों की तनख्वाह मतलब बचत, दोनों की बचत बराबर है। ऑप्शन जो दिया गया दोनों की बचत बराबर है, बचत बराबर है इसका मतलब खर्च करने के बाद जो बच रहा वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो ए कितना बचा रहा, 5% अपनी इनकम का, और बी कितना बचा रहा अपनी इनकम का 20%। तो इसका मतलब ए और बी का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे सर 4:1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4:1 आना चाहिए। तो ए की तनख्वाह कितनी है? अगर ए की तनख्वाह उसने पूछ ली तो आप मुझे ये बताओ कि 5 की वैल्यू कितनी दी गई थी? 43,000 दी गई थी। पूछी किसकी वैल्यू है? ए की पूछी है। ए की वैल्यू बराबर मतलब 4 की वैल्यू पूछी है, तो 43,000 अगर वैल्यू दी गई थी 5 की, तो इसका मान 5 8 40, 8600 रुपए। एक बराबर कितना आ गया? आपसे कल को यह भी पूछ सकता है कि बी की वैल्यू कितनी है, तब तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 8600। लेकिन उसने पूछी किसकी वैल्यू है? उसने पूछ ली कि वैल्यू ए की कितनी होगी। तो 4 गुना इसका करोगे तो 4 6 24, 4 आ रहा होगा। 2 जीरो हटाने के बाद यूनिट डिजिट कितनी, 2 जीरो हटा दीजिए इनको। 2 जीरो मैं बोलूं कि इनको हटा दीजिए, ओ सॉरी 2 जीरो अगर इनको हटा देंगे तो ये क्या लिखा है, 86 गुणा 100 लिखा है। सीखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट डिजिट क्या होगी तो आप बोलेंगे सर 4 होगी। 4 होगी तो इस सवाल में एक ही ऑप्शन दिया गया है, 34,400 इस सवाल का सही उत्तर होगा कि नहीं होगा? 34,400 इस सवाल का सही उत्तर होगा या नहीं होगा? होगा ना। कैसे होगा वो भी बता दिया। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हालांकि कर सकते हो। 4 8 32,000, 32,000 में 24 और जोड़ दो, 34,400 इस सवाल का सही उत्तर होगा। आत्मा जब तक तृप्त ना हो जाए ना तब तक करते रहो। वो एक अलग बात है कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। बेटा सिलेक्शन चाहिए भाई मेरे, सिलेक्शन, ना कि आत्मा तृप्त करनी है। और ये सब सवाल ग्रुप डी लेवल, एमटीएस लेवल, सीएचएसएल लेवल में खूब पूछे जाते हैं, ढंग से भर भर के ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब सवालों को करने के लिए आपको अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर बहुत मुश्किल है। नहीं है मुश्किल? बताओ जरा, ये बताओ जरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक प्रैक्टिकल वाले विषय की परीक्षा कुल 100 नंबर की थी। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कर ले गए तो बहुत आसान बनेगा, ना कर पाए तो बहुत मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। अगर फंस गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, परीक्षा के कुल 100 नंबर थे, इसमें थ्योरी के लिए 40%, प्रैक्टिकल के लिए 30%, प्रोजेक्ट के लिए 20% और वाइवा के लिए 10%। उसने स्पष्ट बता दिया कि जो थ्योरी थी, थ्योरी के लिए उसने 40% का डिसाइड कर रखा था। फिर वो ये कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल के लिए 30%, और फिर वो ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट तैयार करना था, आजकल प्रोजेक्ट भी बच्चे खूब तैयार करते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए 20%। इसके बाद वो ये कह रहा है कि वाइवा, तो वाइवा के लिए 10% तय किए गए। तो ये बाइफरकेशन है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक छात्र को थ्योरी में तो मिल गए 80%, थ्योरी में कितना मिल गए, 80%, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चा रहा होगा। प्रैक्टिकल में भी उसने 70% ले ही लिए, मतलब होशियार बच्चा है ना इसीलिए। प्रोजेक्ट में उसको केवल 60% मिले, टीचर से लड़ लिया होगा। वाइवा में उसको 50% मिले, एग्जामिनर से बदतमीजी की होगी या ढंग से बात नहीं करी होगी। फिर वो कह रहा है कि उसके कुल मिलाकर कितने प्रतिशत नंबर आए। क्वेश्चन अब इतना बचा कि उसके
कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि उसके कुल मिलाकर 70% नंबर आए, मैं ये कह रहा हूं। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया एवरेज का। अगर कुल मिलाकर 70% नंबर आए तो इधर 10 ज्यादा और कितने पे, 10 ज्यादा कितने, 4 पे। ये तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 2, माइनस का 10 और कितने पे, 2 पे। और ये माइनस का 20 और कितने पे, 1 पे। और ये टोटल वैल्यू किस पे डिवाइड हो जाएगी, टोटल वैल्यू जो है ना 4 3 7 और 3 10 पे डिवाइड हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि ये प्लस का 40 ये माइनस का 40 ये कितना हो गया, जीरो। 10 दूनी 20, 20 20 40, ये 40 और ये 40, प्लस का 40 माइनस का 40 हो गया जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो जो मैं मान के चल रहा था कि 70% उसके नंबर होंगे, तो इसका मतलब उसके जो मार्क्स आए एग्जाम में वो कितने आ गए, 70%। यही इस सवाल का सही उत्तर था। समझ गए, मैंने बोला था ना, पहले ही आपको बताया था, अगर समझ में आया कि इस सवाल को कैसे करना है तो सवाल आपके लिए हल हुआ। और अगर समझ में नहीं आया कि इस सवाल को कैसे करना है तो फिर आप इस क्वेश्चन में फंसे रहोगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप चीजों को समझो। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि उसने ये पूछा है कि उसको टोटल सभी सब्जेक्ट को मिला के कितने प्रतिशत नंबर मिले। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे कि उसको एवरेज कितना परसेंट मार्क्स मिला। तो मैंने एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर आया 70। अब बच्चा क्या करेगा कि इसका 80%, इसका 70%, इसका 60%, इसका 50% सबको निकालेगा, फिर जोड़ेगा, फिर भाग देगा, क्या क्या करेगा। तो वो सब करने से बात नहीं बनेगी। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि बात है ना बहुत आसान तरीके से बनती है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने से ना सामने वाला भी बोलता है अरे यार बहुत पकाऊ आइटम है, छोड़ के निकल जाता है। इसलिए जितना सिंपल रखोगे ना उतनी जल्दी बात बन जाएगी और उतनी जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना। और जब सिलेक्शन मिल जाएगा तो फिर क्या है, एक ही चीज है जिसके पीछे रहते हो आप कि बस उसको लेके आना है, चल जाना। फिर क्या, सीना ठोक के उसके बाप के सामने खड़े हो जाना जाके कि नहीं देखो मैं आया हूं। तो वो भी सामने वाला भी सोचेगा ठीक है यार लड़का समझदार है, मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, तब तो यहां तक पहुंचा।